नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेड सीडीपी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को देख रहे थे। उस क्रम में आज हम लोग दिसंबर 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर 1 को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जुलाई 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर 1 और 2 को देख लिया है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 सीटेड सीडीपी दिसंबर 2019 के फर्स्ट पेपर के विषय में। देखिए यहाँ पे जो आपको पहला प्रश्न लिख रहा है, क्या लिख रहा है समझते हैं। भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। देखिए जब मैंने आपको बाल विकास बताया था उसमें समझाया था कि भाषा अर्जन यानी कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं उसके लिए सबसे संवेदनशील आयु कौन सी होती है, तो वो होती है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था को भी दो भाग में बांटा गया था, एक प्रारंभिक एक बाद वाली। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है वो 2 से लेके 5 वर्ष की अवधि मानी गई है और इस अवस्था में बच्चे को भाषा सिखाई जाती है या बच्चे भाषा सीखने के लिए तत्पर होते हैं या वो घर की भाषा आस पड़ोस की भाषा को देख करके सुन करके सीखते हैं। इसलिए इस अवस्था में भाषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा बच्चे बिगड़ जाएंगे। जैसे कि अगर आपके घर के माहौल में हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा या गाली गलौज होगा तो छोटे बच्चे भी उसी भाषा को सीखेंगे या वैसा ही बोलना प्रारंभ कर देंगे। तो सबसे सेंसिटिव एज कह लीजिए या संवेदनशील अवधि कौन सी है, यह है प्रारंभिक बाल्यावस्था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। पहला प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। देखिए कोहेलबर्ग ने जो नैतिकता का सिद्धांत दिया था या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो कहीं ना कहीं, देखिए अगर बच्चा जितना इथिक्स होगा या नैतिक रूप से डेवलप करेगा वो समाज से रिलेट करेगा। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास का सिद्धांत जो है या कह दीजिए कि सामाजिक अनुबंध की जो थ्योरी है वो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की एक अवस्था मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की विषय डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसकी पहचान है। ये मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी लड़के लड़कियों की तुलना की बात आएगी तो होगा क्या, जेंडर पक्षपात या लैंगिक पक्षपात। बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 तेरह बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। मतलब आप ये चाहते हैं कि बच्चों में ये भेदभाव ना हो जाए कि लड़के अच्छे होते हैं लड़कियां खराब होती हैं, या उनमें लैंगिक जो रूढ़िवादिता है उसको बढ़ावा ना मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। पहला, जेंडर पक्षपात के विषय में चर्चा करेंगे, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, जेंडर पृथक खेल बनाएंगे या पृथक बैठने की व्यवस्था। देखिए आपको पक्षपात को कम करना है तो आप उस मतलब कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व क्यों देंगे। अगर आप महत्व देंगे इसका मतलब बढ़ा रहे हैं तो ये तो नहीं होगा। पृथक खेल भी नहीं करेंगे, इससे भी बच्चों में अलगाव की भावना जागृत होगी। अलग बैठाएंगे भी नहीं, इसमें भी उनमें अलगाव की भावना होगी कि बच्चे अलग बैठ रहे हैं बच्चियां अलग बैठ रही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, ठीक है कि बेटा क्या क्या किया जाए, कैसे कैसे किया जाए, जिसमें दोनों लोग सम्मिलित हो, चाहे गेम हो चाहे पठन पाठन की प्रक्रिया हो। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आपको जेंडर पक्षपात के विषय में चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं पर महत्व दिया। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है, जब भी बच्चों का विकास सामाजिक रूप से आ जाए तो आपको लय बाय उसकी आंख बंद करके मार देना है। और बार बार आपको एग्जाम में पूछता है, देखिए फिर से समझ लीजिए, आपके सीटेड सिलेबस में केवल 3 मनोवैज्ञानिक हैं, एक लय बाय हैं, एक जीन पियाजे हैं, एक कोलबर्ग हैं। जो लय की हैं इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, जैसे देखिए इसमें लिखा है ना सामाजिक सांस्कृतिक, इसलिए ऐसा ही हो गया।
जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, वही लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6। क्या बोल रहा है, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, वो खुद से बात कर रही है, वो कह रही है कि अरे ये टुकड़ा कहाँ गया जिससे जूता बन जाए, क्योंकि वो स्वयं से कहती है। देखिए लिखा है ना कि वो स्वयं से कहती है, तो सीधा इसका मतलब वो व्यक्तिगत वार्ता, वो खुद से ही बात कर रही है, तो इसमें अन्य कोई ऐसा कुछ है नहीं। एक और आपको कंफ्यूज कर सकता है, आत्म केंद्रित वार्ता। देखिए आत्म केंद्रित वार्ता ये होता है जैसे कि वो उस चीज को जानती है तब वो कह रही है, ठीक है, लेकिन ये इसमें वो चीज को खोज रही है और अपने से ही बातें कर रही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। प्रबलन का, अनुबंधन, मॉडलिंग या पाठ या ढांचा। तो ये है पाठ या ढांचा। जैसे कि ये बच्चा कुछ कार्य कर रहा है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा सा उसको हेल्प कर देना, इसी को हम कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग। ये भी मैंने आपको सिलेबस में बताया था। स्कैफ फोल्डिंग मतलब जैसे कि अगर कोई छत पे नहीं चढ़ पा रहा है तो उसको आप सीढ़ी दे दीजिए, सीढ़ी की सहायता से वो चढ़ जाए। कहने का मतलब है एक तरह से आप थोड़ा सा उसको सहायता दे दीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 8 के विषय में चर्चा करते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। देखिए जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कही गई थी वो किसकी बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मूर्त में वो सब चीजें आएंगी जो सामने आपको दिखाई पड़ती हो, ठीक है, जिसका आपको प्रत्यक्षीकरण हो रहा हो, जो आपके सामने हो। पहला परिकल्पित, तो परिकल्पना तो होगा नहीं। संरक्षण कक्षा समावेशन ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये संरक्षण कक्षा समावेशन का मतलब ये है कि अपनी कक्षा में सभी बच्चों को समाहित करना या सभी बच्चों को एक साथ बैठाना, उनको पठन पढ़ाना करना, ये क्या है, कक्षा समावेशन। ये तो हमारे सामने रहेगा, तो इसका ऑप्शन ये हो सकता है। बाकी लिखा है अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थापित, ये नहीं होगा। प्रतीकात्मक खेल भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, हमारा है प्रश्न नंबर 9। क्या कह रहा है समझते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संरचना है। देखिए बच्चे का जब भी आएगा संरचनात्मक सिद्धांत या मानसिक विकास का सिद्धांत और वहां पे पियाजे का नाम रहेगा तो आपको इस स्कीमा पे टिक कर देना है। स्कीमा मतलब होता ही है कि मानसिक योग्यताओं का समावेशन या मानसिक योग्यताओं का संयोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चों का आकलन जो हम करते हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चों के लिए श्रेणी निश्चित करना, नहीं ग्रेडिंग नहीं करनी है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना, ये हो सकता है, ठीक है, मतलब कि जो भी अवधारणाएं हैं उसको समझना, उसकी स्पष्टता को समझना और भ्रांतियों को समझना, जो गलतियां हो रही हैं उसको समझना, ये आकलन का उद्देश्य हो सकता है। आगे भी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि विद्यार्थी के प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित बिल्कुल नहीं, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण इससे कोई वास्ता नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की। क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। देखिए बार बार ये आया है, मैंने आपको बार बार बताया है, बुद्धि क्या है, बुद्धि सामर्थ्यों का समुच्चय या योग्यताओं का समुच्चय है। तो पहला लिखा है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है, जो जन्म के समय गलत बात। बुद्धि मानकीकृत निगेटिव वर्ड है। बुद्धि एकात्मक कभी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बुद्धि बहुयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, मतलब एक से अधिक समाधानों के बारे में रूही सोच रही है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो एक बात बताइए, जब हम एक समस्या को कई प्रकार से सॉल्व करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन करने वाला बच्चा
बहुत ही क्रिएटिव होगा, यानी कि सृजनात्मक व्यवहार वाला या सृजनात्मक विचार वाला होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखिए हम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने सिलेबस में डिस्कस भी किया है, हमने इसके वीडियोस भी पढ़े हैं, और अब जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है तो उत्तर हम लोग फट से कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तक हम लोगों ने लगभग 15-20 प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लिया है, तो आइडिया हमको लग गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमसे क्या कह रहा है इसको समझते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब वंचित समूह मतलब ऐसे बच्चे जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से छूट गए थे या बाकी रह गए थे, उनको हमें जोड़ना है। उनकी सहभागिता कम हो गई है, उनको जोड़ना है, तो हमको क्या करना चाहिए उसी पे हमें डिस्कस करना है। पहला लिख रहा है कि विद्यालय छोड़ने के लिए कहना। क्यों भाई, क्यों कहेंगे? विद्यालय आपका तो है नहीं। इस स्थिति जैसी है स्वीकार कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये भी नहीं सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना है और ये सोचना है कि बच्चे कैसे जुड़े, उसके लिए नए नए तरीके खोजने हैं। कभी भी बच्चा कसूरवार नहीं होगा। अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो टीचर की गलती है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है टीचर की गलती है, बच्चा ड्रेस नहीं पहन के आया टीचर की गलती है। तो सारी गलती आप अपनी मान के चलेंगे, तभी सीटेट में आप अच्छे से नंबर पा सकेंगे या क्वालिफाई कर सकेंगे। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 14 एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, निगेटिव वर्ड है। क्यों नहीं करेंगे? कभी कभी तैयार, ये भी गलत बात है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, सही हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। फोर्थ की बात करें तो लिखा है कि तैयार करने के लिए हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, सक्रिय रूप से आप एक्टिव रहिए समावेशी कक्षा में, क्योंकि अलग अलग परिवेश के बच्चे आएंगे तो आपको अलग अलग रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। कह रहा है कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। देखिए पहले समझिए पठन वैफल्य मतलब क्या। वैफल्य मतलब पढ़ने में कमी। तो जो बच्चा, जिस बच्चे में पढ़ने में कमी है तो उसका क्या लक्षण होगा। पहला न्यून अवधान विकार या अपसारी चिन्ह धारावाही, यही है। ठीक है, बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर रहेगा या धारा प्रवाह के साथ पढ़ नहीं पाएगा, वो बच्चा रुक रुक के या बहुत स्लो पढ़ेगा। तो पठन वैकल्य बच्चों का सबसे पहला लक्षण यही है कि बच्चे धारा प्रवाह मतलब एक समान गति से नहीं पढ़ पाते। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? पहला व्यवहारवादी पे, दूसरा अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, अथवा मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा। अब जरा देखिएगा, पहले तो व्यवहारवादी सिद्धांत ये गलत हो गया, अशक्त बच्चा वाला भी गलत हो गया, लास्ट वाला भी गलत है। क्योंकि देखिए लिखा है मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा, मतलब केवल व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा दिया जाए और बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ दिया जाए। क्या ये है? नहीं। इसका सही उत्तर है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो समावेशी शिक्षा में कहा गया कि बच्चों का जो आधार है, जो अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए, और इसीलिए आरटीई 2009 में समावेशी शिक्षा की बात कही गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला प्रश्न है 17 नंबर। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, यानी कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होते हैं। यंत्रवत याद करना, गलत बात है। प्रबलम पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है। अवबोधन, ठीक है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी यानी कि जहां पे आप कह लीजिए कि क्रिएटिविटिस्ट आते हैं या चीजों को बनाते हैं, नई नई चीजों को ढालते हैं, उसको या वो प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 18 के बारे में। कह रहा है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। सहजानुभूत सिद्धांत मतलब सहज बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। पहला बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा, गलत बात। दंडित, गलत बात। बार बार करना, गलत बात। तो सही हो जाएगा आपका लास्ट वाला। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांत की चुनौती देनी चाहिए, मतलब उनको
ऐसी कंडीशन लाइए या उनको चैलेंजिंग वर्क दीजिए जिससे बच्चा चीजों को एक्सेप्ट करे और अच्छे से उसको सीखे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं 19 नंबर की। कह रहा है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित मतलब बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं, बच्चे के अनुभवों को प्राथमिकता देना, बिल्कुल सही बात है, या प्रमुखता देना, याद करना तो होगा नहीं, और नामांकित करना या वर्गीकरण करना नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है या संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्निहित है। ठीक है, सन्निहित मतलब एक दूसरे में समाये हैं, या कह लीजिए कि एक दूसरे से एकदम परस्पर जुड़े हुए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। क्या है 21 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है समझते हैं। कह रहा है कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब जो संरचनावादी सिद्धांत होता है उसके अनुसार कौन सही है? पहला हम समझते हैं, लिखा अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, याद करने वाला आगे हटाइए, यंत्रवत याद करना हटाइए, अधिगम आवेश संबंधों द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अथवा लास्ट में अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, अधिगम सक्रिय विनियोजन द्वारा। सक्रिय मतलब होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन द्वारा ही हम चीजों को सीख पाते हैं या उसमें संवर्धन कर पाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? मतलब उनको स्पष्ट उदाहरण दीजिए या गैर उदाहरण दीजिए, उसका क्या परिणाम हो सकता है या क्या होगा, उसको समझते हैं। पहला, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहन करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है, हो सकता है, सही बात है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, नहीं। अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, बिल्कुल नहीं। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि पे, बिल्कुल नहीं, समझ पे ही काम करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली या इफेक्टिव तरीका है कौन सा? विद्यार्थियों का स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं 23 नंबर की। बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ा या क्या प्रभाव पड़ सकता है? पहला, बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी, आंतरिक अप्रेरणा बढ़ती है, यह बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करने का, अथवा लास्ट में अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक रुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। सही बात है। देखिए, बार बार अगर आप पुरस्कार देंगे, मारेंगे पीटेंगे या उनको भय उनके अंदर करेंगे तो बच्चा कर तो लेगा बट अपने मन से नहीं करेगा। तो जो स्वयं से जानना चाहेगा या स्वयं की जो जिज्ञासा होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी अगर आप एक ही पैटर्न को लगातार करते आ रहे हैं। तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या कह रहा है देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? सार्थक मतलब चीजों को बच्चा अच्छे से सीखे, तो कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो इसको बढ़ावा देती है? पहला, शारीरिक दंड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 100% नहीं होगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये हो सकता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी हो सकता है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन है, तुलना नहीं करनी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सेकंड और थर्ड हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दिस। ठीक है, हमें सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक अधिगम का पर्यावरण बनाना चाहिए, साथ ही साथ सतत एवं समग्र मूल्यांकन पे ध्यान देना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? उनकी जो अवधारणाएं हैं वो बहुत जटिल हैं, उसको शिक्षक को सिंपल करना है तो कैसे कर सकता है? पहला, व्याख्यान करके, नहीं, व्याख्यान तो कभी जिंदगी में नहीं करना है। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, देखिए अवसर होता तो सही होता, लेकिन प्रतियोगिता लिख दिया, ये गड़बड़ कर दिया। बार बार यांत्रिक अभ्यास वाला नहीं, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चर्चा परिचर्चा के अवसर उपलब्ध कराएंगे तो कितनी भी जटिल अवधारणा रहेगी बच्चों के लिए आसान हो जाएगी या बच्चे उसको आसानी से सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 के विषय में डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है? एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को
एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित या मोटिवेट कर सकती है? पहला, प्रत्येक कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना, गलत बात है। पुरस्कार केवल निगेटिव वर्ड है, गलत उत्तर निगेटिव है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ठीक है, ये करके वो समस्या समाधान करता बच्चों को अच्छे से बना सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगला है 27 नंबर, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? मतलब किस अवधि में, विकास के किस चरण में शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होता है, उसको हमें पहचानना है। पहला लिख रहा है कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य अवस्था में, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, किशोरावस्था एवं वयस्कता में। तो मैंने आपको बताया सबसे तेजी से विकास होता है शैशवावस्था और बाल्यावस्था की टाइम पीरियड में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं है मतलब निगेटिव। पहला, विकास जीवन पर्यंत होता है, ये तो सही बात है। विकास परिवर्त्य होता है, ये भी सही बात है। विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित है, ये भी सही बात है। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं भाई। तो विकास के संदर्भ में ऑप्शन नंबर 4 क्या है? गलत है, या विकास का सिद्धांत नहीं है। हमको यही पहचानना था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? मतलब बच्चों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसका प्राथमिक कारण क्या है? पहला, बच्चों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत, क्या ये है? जन्मजात या पर्यावरण प्रभाव या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ठीक है, तो हर एक बच्चे की जो इंडिविजुअल थिंकिंग होती है या इंडिविजुअल की सोच होती है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कोई, तो वो क्या करता है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण प्रभावित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? देखिए सामाजिकरण मतलब बच्चा किससे पहले इंटरेक्ट करता है या डायरेक्ट जिसका उसको प्रभाव पड़ता है। तो द्वितीय की बात कहा है मतलब सेकेंडरी में खोजना है। अब देखिए पहले की बात करें ऑप्शन में पहला, तो इसमें लिखा परिवार, जहां परिवार रहेगा वो होता है प्राथमिक, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा लिखा है परिवार एवं मीडिया, तो ये भी नहीं सकता क्योंकि यहां भी परिवार आ गया। फिर लिखा है विद्यालय एवं मीडिया, ये हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विद्यालय और मीडिया को हम लोग द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी या सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी हम कह सकते हैं। क्योंकि फोर्थ की बात करें तो मीडिया एवं पास पड़ोस का भी डायरेक्ट इंपैक्ट बच्चों पे पड़ता है, यह मैंने आपको क्लास में बताया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ये रहा आज का हमारा सीटेट सीडीपी 2019 दिसंबर के पेपर 1 का सोल्यूशन। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर। धन्यवाद।